फौज में क्या मक्खियां मारने के लिए खड़े हुए? फौजी होकर गन पकड़नी तक नहीं आती? तुम्हारी औकात एक फौजी बनने की है ही नहीं। शर्म करो खुद पर। मुझे ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला। मेरे सारे साथियों को मार डाला उन्होंने। हमारी चौकी में इतना बड़ा धमाका हुआ, सब तबाह हो गए। तो तुमने इसकी खबर रेजिमेंट को नहीं दी? नहीं, क्योंकि मैं पहले अपने साथियों के खून का हिसाब करना चाहता था। तो इस छुरी के सहारे तुम इस जंगल में दुश्मनों को मारने आए हो। बातें औकात के हिसाब से करनी चाहिए। तुम्हारी औकात एक फौजी बनने की है ही नहीं। तुम फौजी के नाम पे कलंक हो। मैडम, आखिर आप हैं कौन? आपने जिस तरह से निशाना लगाया, आप कोई नॉर्मल कमांडर तो नहीं लगती मुझे। मैं करिश्मा पठानिया हूँ, एक सीक्रेट स्पेशल कमांडो। जानते भी हो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? मैडम, मेरा बचपन का सपना था स्पेशल कमांडर बनना, और कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एक दुश्मन को मार के अपने आप को हीरो समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग स्पेशल कमांडर के जूते साफ करते हैं। एक मौका तो दीजिए मुझे। तुम्हें स्पेशल कमांडर बनने का मौका मैं दूंगी, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है। जब करिश्मा ने विक्रम को अपनी शर्त बताई तो विक्रम के जैसे होश उड़ गए। लेकिन ये कैसे होगा मैम? सोच लो, स्पेशल कमांडर बनना है या यहाँ पे रह के कुत्ते जैसी जिंदगी जीनी है? ये लड़की सिपाही है या भूत? काफी दूर निकलने के बाद लड़की अचानक रुक गई और बोली, ये जगह दुश्मन के रडार के पहुंच से बाहर है। वो यहाँ पे नहीं आ सकते। हम कुछ वक्त यहाँ आराम करते हैं और फिर जंगल की तरफ निकलते। विक्रम ने देखा वहाँ एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे बैठकर लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और फिर कंधे पर लटका भारी बैग उठाकर नीचे रखा। अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने अपनी कमीज को एक तरफ से ऊपर किया और कमर के घाव पर एंटीसेप्टिक लगाया। जब उसने नजर उठाकर देखा तो विक्रम आंखें फाड़कर उसकी चोट की तरफ देख रहा था। देख क्या रहे हो? शर्म नहीं आ रही? सॉरी मैम, वो मैं सिर्फ आपकी चोट के लिए परेशान था। तब विक्रम को एहसास हुआ कि चोट उसकी कमर पर थी और इस तरह देखना गलत था। मैम, वैसे मेरा नाम सिपाही विक्रम सिंह है। आपका? हम यहाँ जान पहचान बनाने नहीं आए। मुझे नहीं पता तुम कौन से मिशन के लिए यहाँ हो, लेकिन जो भी हो उसे सावधानी से पूरा करना। देश के लिए मरने वाले तो बहुत है, लेकिन जिंदा रहकर दुश्मनों का सामना करने वाले बहुत कम है, और वो ज्यादा जरूरी है। विक्रम ने अपने यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। लड़की चौंक गई। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट ऑफिस तक पहुंचाई या नहीं? पहुंचाना चाहता था, लेकिन सैटेलाइट फोन भी जल गया था। कोई और जरिया था ही नहीं खबर पहुंचाने का। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में किसी को नहीं मालूम, और इतना समय नहीं था कि मैं दूसरी चौकी में जाकर सब कुछ बताता। मुझे लगा दुश्मन आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए मैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए जंगल में आ गया। इस छुरी के सहारे तुम दुश्मनों को मारने के लिए जंगल आ गए? तुम दुश्मन को मारने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलानी भी नहीं आती? कभी वक्त मिला नहीं, सीखने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन जिस पोस्ट पे गए वो ठंडी पोस्ट थी, तो हथियार थे भी नहीं और चलाना भी नहीं जानते थे लोग, और जो जानते थे उन्होंने सिखाया नहीं। अगले 1 घंटे में लड़की ने विक्रम को अपनी गन के बारे में सब कुछ सिखाया और उसे निशाना साधने का तरीका बताया। वहाँ गोली चलाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर विक्रम को थमा दी। पानी पीकर विक्रम को एहसास हुआ कि उसने पिछले 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लड़की ने जैसे उसकी मन की बात समझ ली और बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। ये खास तरीके का बिस्किट है, मिशन पे जाने वाले फौजियों के लिए बनाया जाता है। ये एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्किट दिए। काफी देर हो गई, आप चाहे तो थोड़ा आराम कर सकती हैं, मैं पहरा दूंगा। आई थिंक ये जगह सेफ रहेगी।
उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है। लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन थे वो लोग जिनको उसने मारा था? विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई। लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसके चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, प्लीज अपनी शर्ट उठाइए। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे पूछा, अगर मेरी जगह कोई डॉक्टर होता तो आप इतना गुस्सा करती? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मैं ही डॉक्टर हूँ, प्लीज। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। उसने पट्टी पहले ही हटा दी थी। विक्रम ने बिना उसे छुए पट्टियों का रस घाव पर टपका दिया। अब आप चाहें तो पट्टी बांध सकती हैं, वैसे नहीं भी बांधेगी तो थोड़ी देर में खून रुक जाएगा। तुम्हें ये सब कहाँ से पता? जी मैं गांव में पला बड़ा हूँ और वहाँ हर समय डॉक्टर नहीं होता, तो ज्यादातर मर्ज का इलाज हम खुद ही कर लेते हैं इन तरीकों से। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया। विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग की बिंदु नजर आ रहे थे। इसके पहले कि वो इसके बारे में पूछता, लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में अब तुम्हें क्या करना है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, खुद को जिंदा रख लेना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखने लगी। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की बिजली की तरह पलटी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तियों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से सरसराहट हुई। गोली विक्रम के सर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं दी। विक्रम ने बहुत ध्यान से आवाज सुनी और उस जगह का अंदाजा लगाया जहां से आवाज आ रही थी। इससे पहले कि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती, विक्रम एक पेड़ पर चढ़ गया। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन को संभालने का मौका दिए बिना विक्रम ने अपनी छुरी से उसकी गर्दन काट दी। विक्रम जब उसकी गन उठाने के लिए झुका तो उसकी नजर आदमी के पैरों पर बंधी कटार पर गई। झटके से उसने कटार खींच ली। कर्नल राकेश को ये कटार अपने सीनियर ऑफिसर से इनाम के तौर पर मिली थी। ये नाइफ मुझे मेरे सीनियर ने दी थी, मेरा ब्रेवरी अवार्ड है ये। और जैसे तुम जानते हो कि मैं 6 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूं,
और मैं भी चाहता हूं कि इसे मैं किसी को गिफ्ट करूं। I see spark in your eyes. Be brave and be honest in your duty. नफरत भरी आंखों से मरे हुए आदमी को देखते हुए विक्रम ने कटार को संभाल कर अपने बैग में रख लिया। जिंदगी में पहली बार उसने किसी आदमी की जान ली थी। आज उसे इस बात की खुशी ही नहीं बल्कि गर्व भी था कि उसने अपने साथियों के कातिल से बदला ले लिया। तभी दनादन गोलियां चलने की आवाज से उसका ध्यान वापस लड़की की तरफ गया और वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां दो तरफ से चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि लड़की किस दिशा में है। कुछ देर बाद जब ये शोर थमा तो विक्रम ने दोनों तरफ से आने वाली कदमों की आहट का जायजा लिया। लड़की का वजन बहुत कम था, इसलिए उसके कदम आदमी के मुकाबले कम आवाज कर रहे थे। तुम इधर क्यों आए हो? मैं उधर संभालूंगी, तुम जाके दूसरी जगह संभालो। गो। मैंने उसे खत्म कर दिया है। दुश्मन को मारकर दुखी होने वाला कभी फौजी नहीं बन सकता। विक्रम की आंखों में अपने साथियों के लिए दर्द उभर आया। ये दुख दुश्मनों के लिए नहीं है मैम, मेरे अपने साथियों के लिए। विक्रम ने हिकारत संजीदगी से कहा और लड़की को कटार के बारे में बताया। कटल राकेश। अगर ये तुम्हारा दुश्मन था तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी दुश्मन हो सकते हैं। अब स्क्रीन पर केवल एक लाल बिंदु नजर आ रहा था। लड़की हैरत में पड़ गई। पर ये कैसे पॉसिबल है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो यहाँ पे दोनों पेड़ की आड़ में छुपकर सांस रोके इंतजार करने लगे, लेकिन उधर से कोई हरकत नहीं हुई। लगता है आपका निशाना सही जगह पर लगा। हो सकता है कि वो भी छुप के हमारा इंतजार कर रहे हो। आपके पास हैंड ग्रेनेड है? लड़की समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन खुद फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड विक्रम को थमा दिया। पिन निकालकर विक्रम ने ग्रेनेड दूसरी तरफ फेंका, तेजी से उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे एक तेज धमाका हुआ। दोनों ने जमीन पर कूदकर हाथों से अपना सर ढक लिया। कुछ देर बाद वो धीरे से उठकर बैठे और पीछे की तरफ देखने लगे। अगर दुश्मन लड़की की गोली से नहीं मरा था तो ग्रेनेड से उसका खात्मा जरूर हो गया होगा। लगता है अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ, हमें निकलना चाहिए। लेकिन करिश्मा जैसे ही उठने लगी उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो वापस गिर पड़ी। विक्रम ने देखा उसके पैर पर घुटने से ऊपर एक नुकीली टहनी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। बिना घबराए करिश्मा ने खींचकर उस टुकड़े को अपने पैर से निकाल दिया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। करिश्मा ने अपने बैग से इस कपड़ा निकाला और कसकर पैर पर बांध लिया। ओके मैम? या हमारा काम इस जंगल से खत्म हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। विक्रम जानता था कि लड़की उसकी मदद लेने को तैयार नहीं होगी। विक्रम ने मनी मन एक फैसला लिया। क्या कर रहे हो तुम? मैम आप चाहें तो बाद में इस गलती की सजा दे सकते, लेकिन अगर अभी हमें इस जंगल से बाहर निकलना है तो यही एक तरीका है। लड़की जानती थी कि विक्रम सही कह रहा है। उसके पैर की चोट उनकी स्पीड को बहुत कम कर देती। प्लीज। उसने चुपचाप विक्रम के कंधों को कसकर पकड़ लिया। काफी देर दौड़ने के बाद वो उसी तालाब के पास आ पहुंचे जहां पिछली रात को उन्होंने आराम किया था। एक काम करता हूँ, फिर से आपके लिए पत्तों की दवा बना देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे खून बहता रहा तो मदद मिलने तक आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। जिन आंखों में पहले रूखापन था, वही आंखें अब विक्रम की हर गतिविधि को निहार रही थी। इतनी दूर तक उसे उठाकर दौड़ने के बाद भी विक्रम की सांस फूली हुई नहीं थी। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि ताकतवर भी था। बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हैं? पानी भरकर विक्रम उसके पास लेकर आया।
अब तक विक्रम ने सिर्फ लड़की की आंखें देखी थी, जो यकीनन सुंदर थी, लेकिन काला रंग उतरने के बाद जब उसका खूबसूरत चेहरा सामने आया तो विक्रम चाह कर भी उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। खूबसूरत हूँ। उसमें खोए हुए विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया। बहुत। लड़की जोर से हंस पड़ी। विक्रम जैसे नींद से जागा। फिर से मिलना चाहोगे मुझसे? तुम अगर मेहनत करो तो एक अच्छे सिपाही ही नहीं बल्कि कमांडर भी बन सकते हो। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी, और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा और 2 साल बाद आपको जरूर मिलूंगा। करिश्मा। कमांडो फोर्स में जाने के सपने के साथ साथ अगर उसे इतनी खूबसूरत और बहादुर लड़की का साथ मिल सकता था तो वो कितनी भी सख्त ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार था। कितना सही नाम रखा है माता पिता ने। आप तो सच में करिश्मा है। करिश्मा का घाव अब सूखने लगा था, फिर भी विक्रम उसे उठाकर तब तक चलता रहा जब तक उसे एक आर्मी की चौकी नजर नहीं आई। उनके धूल मिट्टी और खून से सने कपड़े और चेहरे देखकर सब सैनिकों ने उन पर बंदूक तान ली। मैं सिपाही विक्रम चौहान पहाड़ी के बॉर्डर वाली पोस्ट से आया हूँ। हम दोनों एक हादसे में फंस गए थे। मैडम को उनकी पोस्ट पर जाना है। प्लीज बैरिकेड खोलिए। सैनिकों ने दोनों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया, लेकिन सबकी चौकन्नी नजरें अब भी उन पर थी। इस इलाके में ऐसे किसी ऑपरेशन की जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो, और वो भी ऐसी हालत में? वजह जान सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द फोन करने की अनुमति चाहिए कमांडर। कमांडर को उसके हाव भाव से महसूस हुआ कि वो सेना का हिस्सा थी, पर बिना पूरा सच जाने पूरी तरह विश्वास करना मुश्किल था। काम हो गया है। इतना कहकर उसने मुड़कर कमांडर को फोन वापस कर दिया। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे एक फौजी हॉस्पिटल है, तुम वहाँ जाकर। इतना टाइम नहीं मेरे पास। कमांडर ने ध्यान से अपने सामने खड़े उन 2 लोगों को देखा और सोचने लगा। बॉर्डर के नजदीक चौकी होने के कारण कभी कभी सीक्रेट मिशन पर भेजे गए कमांडोज उनकी चौकी से गुजरते थे, लेकिन एक घायल लड़की और पहाड़ी के ऊपर वाली पुरानी और कमजोर चौकी के सैनिक को एक साथ किस मिशन पर भेजा जा सकता है? आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक हेलीकॉप्टर चौकी के ऊपर मंडराने के बाद नीचे उतरा। कमांडर को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसमें से बाहर आने वाला व्यक्ति जनरल बख्शी था। जनरल बख्शी को देखते ही कमांडर ने कड़क सैल्यूट मारा। जनरल बख्शी ने करिश्मा को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बिना किसी से कुछ कहे वो मुड़कर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। करिश्मा भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। नजरों से ओझल होते हेलीकॉप्टर को देखकर विक्रम का दिल बैठ गया। वो नहीं जानता था कि अब वो करिश्मा से दोबारा कब मिल पाएगा। करिश्मा ने अपने मिशन के बारे में जनरल बख्शी को पूरी जानकारी दी, साथ ही विक्रम के बारे में बताया। पुरानी चौकी पर हुए भयानक और निर्मम हमले के बारे में सुनते ही जनरल बख्शी चौकन्ने हो गए। जनरल बख्शी की रिपोर्ट मिलते ही हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। एक पूरी की पूरी चौकी राख कर देना और वहां तैनात सभी सैनिकों को मार डालना दुश्मन की एक घिनौनी हरकत थी। हेडक्वार्टर से जब ये खबर स्पेशल ब्यूरो को दी गई तो वहां के चीफ रमन कुमार ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उनके अलावा 3 लोग थे। सभी फौजी शहीद हो गए। इसका मतलब ये रास्ता छुपकर हथियार लाने वाले आतंकवादी ही नहीं, दुश्मन देश की सेना भी जान गई है। हमारे एजेंट ने पहला मिशन इस इलाके में पूरा किया। मिशन के कामयाब होने की खुशी से ज्यादा हमें दुख इस बात का है कि बॉर्डर के पास की चौकी को जला दिया गया। ये है सिपाही विक्रम चौहान, बॉर्डर पोस्ट का सिपाही। मरने वालों में कम से कम एक पोस्ट के हमले में शामिल था। विक्रम ने उसकी पहचान कर ली है। इसी टीम के एक मिशन के लिए करिश्मा को कुछ दिन पहले बॉर्डर के जंगल में भेजा गया था। अंदर की खबर थी कि जंगल के रास्ते बॉर्डर पार से हथियार खरीदने कुछ आतंकवादी आने वाले हैं।
बॉर्डर की एक चौकी से जब करिश्मा का फोन आया तो रमन कुमार ने मेजर बख्शी को उसके सही सलामत लौटने की खबर दे दी। अपनी काबिल अफसर को लेने खुद मेजर बख्शी बॉर्डर पहुंच गए। करिश्मा ने जब उन्हें विक्रम की बहादुरी के बारे में बताया तो उन्होंने विक्रम के बारे में जानकारी हासिल की और एक अहम फैसला लिया। सिपाही विक्रम, आपको हमारे साथ चलना होगा। ऊपर से ऑर्डर है। यस सर। विक्रम के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने का ये पहला अनुभव था। वो हैरान आंखों से सब तरफ देख रहा था। सारी दुनिया से ऊपर हवा में उड़ते हुए उसे लगा कि वो सबसे शक्तिशाली है। लेकिन अगले ही पल उसे करिश्मा से किया वादा याद आया। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा और 2 साल बाद आपको जरूर मिलूंगा। और उसने अपने मन को पक्का किया कि उसे सही मायने में शक्तिशाली बनना ही है। आगे बढ़ने से पहले विक्रम ने झंडे को पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट किया। आगे की तरफ बड़ा सा मैदान था जहां सैनिक एक्सरसाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ कैंप था जहां बहुत सारे कमरे बने हुए थे। कुछ देर बाद जब विक्रम नहा धोकर और तैयार होकर बाहर आया तो गार्ड उसे फिर से कमांडर के पास लेकर आया। विक्रम को बिना देखे कमांडर ने फाइल पर काम करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं ये काम खत्म करके तुमसे बात करता हूँ। 10 मिनट बाद जब उसने फाइल बंद करके सर उठाया तो विक्रम अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। कमांडर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सिपाही विक्रम चौहान हो और तुम एक कैंप कमांडर के आगे नहीं बैठोगे, लेकिन मुझे यह भी पता है कि पिछले 3 दिनों में तुमने क्या क्या देखा है। इसलिए जवान, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर का यह ऑर्डर है कि तुम आज और कल यहाँ गेस्ट हाउस में आराम करोगे और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करोगे। उस रिपोर्ट में जो कुछ भी हुआ, तुमने जो कुछ भी देखा सुना और जंगल में हुई मुठभेड़ के बारे में मुझे पूरा ब्यौरा चाहिए। और हाँ, ये रिपोर्ट किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यस सर। कमांडर को सैल्यूट करके विक्रम जब बाहर आया तो गार्ड उसे एक साफ सुथरे गेस्ट हाउस में ले गया। टेबल पर रखे खाने को देखकर विक्रम के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर लिया। अचानक विक्रम की आंखें भारी होने लगी और बिना कुछ सोचे वो जाकर बिस्तर पर गिर गया। जब विक्रम की आंख खुली तो बाहर अच्छा खासा उजाला था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो पता चला कि वो 10 घंटे से सो रहा था। विक्रम को ज्यादातर सिर्फ 3 या 4 घंटे सोने की आदत थी, लेकिन पिछले 3 दिनों की घटनाओं के बाद इतनी गहरी और लंबी नींद लेकर अब उसे एकदम तरोताजा लग रहा था। तैयार होकर नाश्ता करने के बाद विक्रम रिपोर्ट लिखाने बैठा। अपनी जलती हुई चौकी के भयानक मंजर से लेकर जंगल में फायरिंग, करिश्मा से अचानक मुलाकात, उसके साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करना, छुरी से अपने साथियों के कातिल की जान लेना, हर घटना किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे तैरने लगी। विक्रम नहीं जानता था कि इस तरह की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इसलिए उसने अपने एक एक मिनट का हिसाब कागज पर उतार दिया। लेकिन ये काम 2 घंटे में ही पूरा हो गया। रिपोर्ट को संभाल कर दराज में रखकर वो बाहर आ गया। मैदान में अभी भी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी। विक्रम को याद आया जब वो भी इसी तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने का मौका तक नहीं मिला था। वहां कुछ सिपाही अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। विक्रम पर नजर पड़ते ही उनके चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। रैंक तो छोटी है, फिर इसे बड़े अफसर के गेस्ट हाउस में क्यों रखा जा रहा है? अरे ये तो सिपाही है ना, बाकी सिपाहियों के साथ ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं भेज देते? और इसे कमरे में क्यों खाना दिया जा रहा है? ऐसा तो खास मेहमानों के लिए किया जाता है। विक्रम को उनकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसे यहाँ एक आम सिपाही से कहीं बेहतर सुविधाएं मिल रही थी। कुछ ही देर में एक गार्ड विक्रम के पास आया। आपको ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में पहुंचते ही विक्रम ने कमांडर को सैल्यूट करने के बाद बताया, सर मेरी रिपोर्ट्स रेडी हैं। रिपोर्ट को छोड़ो, अभी इनसे मिलो। यह है कर्नल विजय पठानिया। तो ये है सिपाही विक्रम। कर्नल पठानिया ने सर से पैर तक विक्रम को अच्छी तरह देखा। उनकी आंखें सख्त और खामोश थी। विक्रम की घबराहट बढ़ने लगी। ऐसे ऑफिसर को उसके जैसे मामूली सिपाही में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मुझे अकेले में से कुछ बात करनी है, दिखेगा कोई डिस्टर्ब ना करे। सर, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट देखनी है। सर
थोड़ी ही देर में कर्नल पठानिया विक्रम की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने कागज एक तरफ रखे और विक्रम को देखा। विक्रम चौहान, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब में सिर्फ तुम सच बोलोगे। ये सुनकर विक्रम का डर और बढ़ गया। एक सिपाही के तौर पे क्या बोलना और क्या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। पहली बार तुम्हारे मन में जो बात आए वही बताना है तुम्हें। सिपाही विक्रम चौहान। जी सर। मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम? यस सर। अकेले जंगल में जाकर दुश्मन से लड़ने का उसका फैसला शायद सीनियर ऑफिसर की नजर में गलत था और अब इस गलत फैसले का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। जब तुमने जली हुई चौकी और अपने साथी सिपाहियों के लाश के मंजर को देखा तो पहली बार तुम्हारे दिल ने क्या कहा? निहत्थे सिपाहियों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी नहीं कहते, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। बदला लूंगा मैं। मेरे एक एक साथी की जान की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मेरा दिल और दिमाग दोनों कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थे सर। मैंने वहां अपने साथियों की मौत का मंजर देखा सर। उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी था दुश्मन को ढूंढना और मौत के घाट उतार देना। इसके अलावा मैं और कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था सर। पठानिया ने अगला सवाल पूछा। क्या तुम्हें पक्का यकीन था कि तुम ऐसा कर पाओगे? एक फौजी होने के नाते उसे अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए था, लेकिन विक्रम ने सच बता दिया। सर 50% यकीन था सर। तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन पे हमला बोलने से पहले अपने ऊपर 50% का भरोसा एक नया सिपाही ऐसा सोच भी नहीं सकता। विक्रम का दिल बैठ गया। सर मैं इतनी बड़ी फौज का एक छोटा सा हिस्सा हूं सर। आपकी बात समझने जितनी क्षमता नहीं है मुझ में सर। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है। अपने सीनियर से परमिशन लिए बिना मैं दुश्मनों को ढूंढने के लिए गया और उन्हें ढूंढकर मार डाला। मैंने डिसिप्लिन तोड़ा है सर, इसलिए मैं सजा का हकदार हूं। और यहां मुझे इतने अच्छे गेस्ट हाउस में रखा जा रहा है सर। मुझ पर कोई भी नियम लागू नहीं है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सर आप इतने बड़े ऑफिसर होकर मुझसे मिलने इतनी दूर आए, मैं इसकी वजह नहीं समझ पा रहा हूं। प्लीज बताइए सर, मेरे लिए आगे क्या ऑर्डर है? विक्रम की सरलता पर पठानिया दिल ही दिल में मुस्कुराने लगे। अगला आदेश तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा विक्रम। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। गार्ड ने आकर उसे बताया कि आदेश मिलने तक उसे गेस्ट हाउस में ही रहना होगा। अगले 3 दिन विक्रम के लिए 3 साल के बराबर थे। उसे यहाँ रहकर सिर्फ सोना और खाना था। इतना आराम विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था और ना वो करना चाहता था। इसलिए जब चौथे दिन की सुबह कमांडर के ऑफिस से बुलावा आया तो विक्रम फौरन वहां जा पहुंचा। उसकी घबराहट देखकर कमांडर ने कहा, सर तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। सर क्या मुझे फौज से नहीं निकाला जा रहा? विक्रम ने खुश होकर पूछा। कमांडर हंसने लगा। इसलिए तुम इतना डर रहे थे? नहीं, तुम्हें फौज से निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। उसे देखते ही विक्रम की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। वो सिर्फ एक मेडल नहीं था, वो सबूत था अपनी मिट्टी की रक्षा करने की काबिलियत का। वो सबूत था मातृभूमि के लिए अपने समर्पण का। वैसे तो ये मेडल सबके सामने दिया जाता है, लेकिन इस मिशन के बारे में किसी को बता नहीं सकते, इसलिए तुम्हें भी इसके बारे में किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। सर मैं वादा करता हूं सर, इस मिशन के बारे में मेरे मुंह से कभी कोई बात नहीं निकलेगी। मेडल मिलने के बाद विक्रम की आवाज में और जोश आ गया, लेकिन कमांडर ने इसके बाद जो कहा उसे सुनकर विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गई। हेडक्वार्टर ने फैसला किया है कि तुम्हें प्रमोट करके ऑफिसर बनाया जाता है। तुम एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन तुम्हारी बहादुरी की वजह से तुम्हें प्रमोट करके लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। एक ऑफिसर के लिए पहली सीढ़ी है। वक्त और मेहनत के साथ तुम्हें आगे भी ऐसे प्रमोशंस मिलते रहेंगे। ऑफिसर बनने के बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। कमांडर ने आगे कहा, तुम्हारी अगली यूनिट कौन सी होगी ये तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करेगा। तुम चाहो तो कमांडर बनके
एक चौकी का चार्ज ले सकते हो। एक छोटी चौकी होगी, लेकिन वहां पर सबसे सीनियर तुम रहोगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग। तुम्हारी पहली ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी, तुम चाहो तो कमांडो ट्रेनिंग के पहले पड़ाव के लिए जा सकते हो। विक्रम को ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं। बिना एक भी पल गंवाए उसने फैसला कर लिया। सर, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहूंगा। कमांडर को थोड़ी हैरानी हुई। सोच लो, 3 महीनों की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, और फिर वहां पर तुम बाकी सबकी तरह एक आम फौजी रहोगे। एक कमांडर की कोई भी फैसिलिटी तुम्हें नहीं दी जाएगी। लेकिन विक्रम का फैसला अटल था। मुझे मंजूर है सर, मैं ट्रेनिंग में आने वाली किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार हूं। उसके फैसले से खुश होके कमांडर ने उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश, तुम सचमुच इस प्रमोशन के हकदार हो। तो लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान, ये तुम्हारे बैचेस लो, और जाओ और जाकर तैयारी करो। तुम्हें आज ही ट्रेनिंग कैंप के लिए निकलना होगा। जय हिंद सर। ऑल द बेस्ट। तैयारी करने के लिए विक्रम के पास कोई सामान नहीं था। यहाँ आकर उसे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिली थी। एक यूनिफॉर्म को अपने साथ लेकर 1 घंटे बाद वो जीप में ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। जीप का ड्राइवर, जो एक सिपाही था, उसके कंधे का रिबन देखकर बोला, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ सर? आप जब यहाँ आए थे तो मैं यहाँ सीनियर था, लेकिन 3 दिन में आपने ऐसा क्या किया जो आपको इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई? विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस किस्मत समझ लीजिए मेरी। आया तो मैं भी यहाँ पर था ऑफिसर बनने, लेकिन एक आम आदमी के लिए मैं का सफर बहुत मुश्किल होता है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। क्या आपके फोन से कॉल मिला सकता हूँ? जरूर। हेलो। हेलो विक्रम, कैसा है तू बेटा? वहाँ सब ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अरे बेटा, अच्छे से रहना। हाँ, और अपने ऑफिसर्स की सारी बात मानना। हाँ बेटा, वो ट्रेनिंग तेरी थोड़ी पूरी नहीं हो पाई, उसका दुख मत मनाना। हाँ, और एक फौज में सिपाही बनना भी बड़ी बात होती है बेटा। बाबा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या? आपके बेटे को फौज से मेडल मिला है, और साथ ही साथ प्रमोशन भी दे दिया गया। सच बोल रहा है ना? मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, सच में। अब आप सिपाही विक्रम चौहान से नहीं, लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान से बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट? जी बाबा। अरे अरे सुनो सुनो, क्या कह रहा है? दूसरी तरफ फोन छोड़कर उसके पिता खुशी से चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को यह खबर देने लगे। विक्रम सोच सकता था इस वक्त वहां कैसा माहौल होगा। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों का सफर तय करके जब उनकी जीप ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची तो दिन ढलने लगा था। छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से घिरे कैंप के अलावा वहां कुछ नहीं था। जय हिंद सर। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आए। ये सभी कड़ी मेहनत करके इतने काबिल हुए हैं कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके। अपने अपने कैंप के बेहतरीन कैडेट्स हैं, कितने कंपटीशन पास करके यहां आए हैं। सिफारिश लेकर आने वाले अगर इनके बराबर खड़े हों तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और वैसे भी तुम ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद एक चिट्ठी लेकर इनके बराबर खड़ा होना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी सर, पर मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। मेरा कोई भी रिश्तेदार ऐसी जगह नहीं है कि वो सिफारिश दे सके। रिश्तेदारी नहीं है तो क्या सजा काटने आए हो? क्या तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स ने जबरदस्ती तुम्हें यहां भेजा? तुम्हारे लिए इनका कोर्स फिर से शुरू नहीं होगा, इनकी ट्रेनिंग दोबारा नहीं होगी। जहां तक ट्रेनिंग हो चुकी है उसके आगे की होगी। तुम हमेशा इनसे पीछे रहोगे, इसलिए इनके साथ ट्रेनिंग की क्लास नहीं ले सकते। तुम दूर से देख सकते हो, यहां जितने भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, पर खुद को मेरे बाकी सैनिकों के बराबर समझने की गलती मत करना। हमारे रास्ते में नहीं आना। और अगर इन सब बातों का ख्याल रखोगे तो 3 महीने बाद तुम्हें पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मंजूर है सर। कैंप का किचन उस तरफ है,
मैं तुम्हें रहने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। इस कैंप में 30 लोग हैं, इनके खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिन में 3 बार खाना टाइम पे डाइनिंग हॉल में मिलना चाहिए। किचन के स्टोर रूम में तुम अपने रहने और खाने का इंतजाम कर सकते हो। अब से 3 घंटे बाद डिनर के लिए हम लोग हॉल में मिलेंगे। सब फास्ट! विक्रम के पास अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब विक्रम किचन में पहुंचा तो देखा कि वहां खाना बनाने के लिए 3 बड़े और 2 छोटे चूल्हे थे। बर्तन और सामान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूरे किचन में हवा के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। कोई पंखा या एग्जॉस्ट फैन तक नहीं था। 3 महीने इस जगह पर रहने के बारे में सोचकर ही उसका दम घुटने लगा। लेकिन फिर उसे करिश्मा का ख्याल आया। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी। और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा। और उसने अपने मन को मजबूत किया कि करिश्मा के लिए वो कुछ दिन की तकलीफ उठा सकता है। विक्रम के गांव में हर त्योहार और खास मौकों पर सभी लोग मिलजुल कर खाना बनाते थे और एक साथ खाते थे, इसलिए 30 लोगों का खाना बनाने में उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। 1 घंटे बाद जब कमांडर और सैनिक डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो टेबल पर लगे हुए दाल, चावल, सब्जी और रोटी के बर्तन देखकर हैरान रह गए। सबने पेट भर खाना खाया, लेकिन किसी ने न विक्रम का धन्यवाद दिया न उसे खाने के लिए पूछा। उनके जाने के बाद पहले विक्रम ने खुद खाना खाया, उसके बाद सारे बर्तन और पूरे किचन साफ किया। कैंप के मैनेजर से विक्रम ने जरूरत का सभी सामान लिया और तख्त को साफ सुथरा बिस्तर बनाया। इन सब के बाद विक्रम ने थकान मिटाने के लिए कुछ देर योग किया और ध्यान लगाया। जल्द ही वो फिर से ताकत और स्फूर्ति महसूस करने लगा। लेकिन शाम की घटनाएं उसे परेशान कर रही थी। वो कितने उत्साह के साथ ट्रेनिंग कैंप में आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे सिर्फ अपमान और तिरस्कार मिला। अगर उसे कमांडर से ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली थी तो उसे खुद अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी। ये फैसला लेने के बाद विक्रम को हल्का महसूस होने लगा। उसने हिसाब लगाया कि दिन में 3 बार खाना बनाना और किचन साफ करने में उसे 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। रात को 3 घंटे की नींद लेकर उसके पास करीब 15-16 घंटे अपने लिए बचते थे। सबसे बड़ा सवाल था कि वो ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करे। विक्रम को जब करिश्मा की फुर्ती और पराक्रम याद आई तो उसने अपने आप को पहले जंगल में लड़ाई के लिए उपयुक्त बनाने का फैसला किया। कैडेट के तौर पर उसे खाली गन दी गई थी। गन लेकर विक्रम खिड़की के रास्ते कैंप के पीछे वाले जंगल में जा पहुंचा। कई घंटे अभ्यास करने के बाद जब वो वापस आया तो रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर सोकर विक्रम सुबह 4 बजे उठ गया और सबके लिए नाश्ता बनाया। खाने के बाद जब वो सफाई कर रहा था तो उसने देखा सभी कैडेट्स वजनदार बैग उठाकर दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद वो रस्सी की बनी सीढ़ियों पर तेजी से उतरने चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगे। जंगल में जाकर पहले विक्रम ने अपने बैग में ढेर सारा पत्थर भरा और कुछ घंटे तक बिना रुके दौड़ता रहा। फिर उसने छोटे बड़े पेड़ों पर तेजी से उतरने चढ़ने का अभ्यास किया। तब तक दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया था। अगले कई दिन यही प्रक्रिया चलती रही। कैडेट्स को देखकर विक्रम उनसे मिलते जुलते अभ्यास जंगल में करता, लेकिन वक्त पर आकर सबके लिए खाना बनाता। सभी कैडेट्स ज्यादातर उसे नजरअंदाज करते थे, पर डाइनिंग हॉल में आते जाते वक्त वो उसका मजाक उड़ाते। खुद में तो दम है नहीं, इसलिए चुपचाप खाना बनाते रहे, वरना कमांडर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर ट्रेनिंग में आने की कोशिश करते रहे। वापस जाके अपनी यूनिट को सिखाऊंगा प्याज कैसे छीलते, आलू कैसे काटते। सबके ठहाकों से और इस तरह की बातों से विक्रम को फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर था। कैंप में हो रही घटनाओं की खबर जब खुफिया तरीके से कर्नल पठानिया के पास पहुंची तो वो मुस्कुराने लगे। ट्रेनिंग कैंप में नए लड़के को जो ट्रेनिंग मिल रहा है अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ उसे जीवन का अनुभव भी मिल रहा है, वो भी अच्छा है। वो जितना सख्त बनेगा हमारा काम उतना ही आसान होगा। सर इसका मतलब आप कमांडर से कुछ नहीं कहेंगे? लेकिन सर लड़के के साथ जो हो रहा है वो सही है क्या? ट्रेनिंग कैंप में सही गलत कुछ भी नहीं होता। ट्रेनिंग कैंप में ये जरूरी है कि हर कैडेट्स को मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना सीखना पड़े। उस लड़के के लिए एक टेस्ट है। इस हालात में भी अगर वो शांत रहकर अपने आप को मजबूत बनाता है तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। और रही बात कमांडर की, ट्रेनिंग कैंप के कमांडर के लिए बेहद जरूरी है कि अपने कैडेट्स को डिसिप्लिन में रखकर उसे सख्त से सख्त बनाए।
उसके साथ नर्म होकर हमदर्दी न जताए। कमांडर जो कर रहा है उसे करने दीजिए। जी सर। आपका चुनाव बिल्कुल ठीक था सर। कैंप में कुछ दिन बाद सुबह नाश्ते के वक्त विक्रम को पता चला कि आज की ट्रेनिंग में कमांडर गन से निशाना लगाने की तकनीक सिखाने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, आज से गन चलाने की ट्रेनिंग हमारे कैंप में होगी। एवरीवन गेट रेडी। विक्रम ने फैसला किया कि आज वो पीछे जंगल में नहीं जाएगा। जब सभी कैडेट्स मैदान में इकट्ठे हो गए तो कमांडर ने उन्हें अपनी गन हाथ में लेने के लिए कहा। सबसे दूर एक कोने में विक्रम भी अपनी गन थाम के ध्यान से कमांडर की बात सुन रहा था। कुछ देर बाद उसको महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। झटके से विक्रम ने चेहरा कैडेट्स की तरफ घुमाया। एक कैडेट की आंखें विक्रम पर गड़ी हुई थी और उन आंखों में औरों की तरह गुस्सा नहीं था बल्कि खून सवार था। उस कैडेट को देखते ही विक्रम का भी खून खौलने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उन दोनों की मुलाकात फिर से और ऐसे जगह पर होगी। आखिर कौन था ये नया कैडेट और विक्रम के साथ इसका क्या रिश्ता था? कर्नल पठानिया विक्रम को किसके लिए तैयार कर रहे थे? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए कमांडर विक्रम चौहान, ओनली ऑन पॉकेट FM।